दोस्तों, आज जो है हम लोग मध्यकालीन भारत में बलबन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी वो है बलबन। दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी में स्टार्ट होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में स्टार्ट किया जाता है, जिसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसी दिल्ली सल्तनत में, इसी स्लेव डायनेस्टी में, इसी गुलाम वंश में जो शासक सबसे शक्तिशाली होता है, जो 40 साल बोले 40 साल तक शासन किया, वे है बलबन। और बलबन ही, अगर आप देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रतिष्ठा होता है, दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दिल्ली सल्तनत को जो आर्मी है, दिल्ली सल्तनत का जो करेंसी है, इस सब को इतना सुदृढ़ बनाया, जो अगले आने वाले जो वंश थे, चाहे खिलजी वंश, चाहे तुगलक वंश या सैयद वंश और लोदी वंश, ये सब के लिए जो मजबूती का काम किया, ये है बलबन। हमको बलबन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे सतीश चंद्रा की किताब में, हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, तो सतीश चंद्रा की किताब में भी बलबन पे ही सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। सतीश चंद्रा की किताब में 3 आदमी के बारे में डिटेल्स लिखा गया है। किस पे? इल्तुतमिश पे लिखा गया है सतीश चंद्रा की किताब में। उसके बाद रजिया सुल्तान पे भी एक पैराग्राफ लिखा गया है, और उसके बाद बलबन पे लिखा गया है। आपको सतीश चंद्रा की किताब में रजिया सुल्तान का जो के बाद जो 3 शासक बना है, उसके ऊपर ये नहीं कुछ लिखा गया है। बलबन के बाद जो 2 शासक बनेगा, उस पर नहीं लिखा गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। और सबसे ज्यादा जो पेज, 3 या 4 पेज बलबन पे लिखा गया। रजिया सुल्तान पे केवल एक पैराग्राफ, बलबन पे 3 या 4 पेज है, सबसे ज्यादा बलबन पे। इसलिए हम लोग को बलबन बहुत ही डिटेल ढंग से पढ़ना है। इस सबसे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बलबन कितना इंपॉर्टेंट फिगर है, कितना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बलबन। उसी बलबन को हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड ढंग से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर ले। तो अभी तक अगर देखिए, हम लोग जो पढ़े हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़े, जो 1206 से 1210 का शासन करता है। उसका बाद उसका बेटा आराम शाह 1210 से 1211। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1211 से 1236 तक शासन करता है। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में ही लगभग 6 महीने शासन करता है। आराम शाह 8 महीने शासन करता है। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। फिर रजिया सुल्तान का भाई मुजुद्दीन बहराम 1240 से 1242। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1246 शासन करता है। और नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। तो ये अभी हम लोग पिछले 4 क्लास में इस पे हम लोग डिटेल ढंग से समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद रजिया का भाई नहीं होता है, ये इल्तुतमिश का क्या है, पोता होता है। इल्तुतमिश का पोता होता है। यहाँ पे गलत लिखा गया है, रजिया ब्रदर। तो मैक्सिमम किताब में लिखा रहता है, तो वो गलत है। ये क्या है, नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पोता होता है। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के बड़े बेटे का बेटा होता है नसरुद्दीन। तो हम लोग पिछले क्लास तक ये कहानी पढ़ चुके हैं, इसने क्या किया, नहीं किया, इसका क्या प्रॉब्लम था। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये शासक कब बनता है? ऑफिशियली 1266 से लेके 1286 में। लेकिन इसके ये जो किंग मेकर बन जाता है, ये जो शक्ति इसके हाथ में आ जाता है। शक्ति इसके हाथ में कब आ जाता है? 1242 से लेके 1286। और यही कारण है सतीश चंद्रा अपनी किताब में बलबन के साथ 1242 से लेके 1286 का टाइम पीरियड मेंशन कर रहा है। तो आप लोग सतीश चंद्रा बुक पढ़िएगा तो इसमें देखिएगा, जो बलबन के साथ टाइम पीरियड क्या दिया गया है, 1242 से 1286। तो 1242 से लेके 1266 तक ये किंग मेकर के रूप में शासन व्यवस्था देखता है, शक्ति समझता है, शक्ति को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे अपने
दुश्मन को मारा जाता है। तो ये सब पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस लिए 1242 से लेके 1266 तक। और उसके बाद आपको 1266 से लेके 1286 में ये राजा बना। जैसे आपके देखिए नरेंद्र मोदी ही हैं, पहले 15 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, अभी अब 10 साल प्राइम मिनिस्टर बन गए। अगर यही अचानक ये प्राइम मिनिस्टर बनते तो हो सकता था ये 10 साल प्राइम मिनिस्टर न रह सकते, और 90% चांसेज अगले 5 साल में भी ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि इनका इतना बैकग्राउंड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, उनके एक्सपीरियंस है जो पॉलिटिकल पावर कैसे सस्टेन किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए। तो गयासुद्दीन तुगलक को भी एक्सपीरियंस है एम्पायर को रन करने का, एम्पायर को चालू करने का, एम्पायर को बना के रखने का। ये शक्ति, ये अनुभव गयासुद्दीन बलबन का 40 साल का एक्सपीरियंस, ये आपको समझना होगा। तो यही जो गयासुद्दीन बलबन है, यही आज के हमारे क्लास का मेन टारगेट है, जिसको हम लोग को अच्छी तरीके से समझना है। उसके बाद हम लोग अगर लास्ट में हो पाएगा तो केकूबाद जो गयासुद्दीन बलबन का पोता होता है, जो 11 साल का लड़का होता है, लगभग में 11 साल का लड़का होता है, जो शासन व्यवस्था तो कभी कुछ कर नहीं पाता है, और ये तुरंत ही मर जाएगा 3 साल के अंदर में। बेसिकली ये जल्द 2 साल तक भी शासन नहीं कर पाता। तो केकूबाद और कैमूर मात्र नाम का शासक बनता है, और इसको हटा दिया जाता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, और इस तरीके से खिलजी वंश स्टार्ट हुआ। तो अब हम लोग इस गुलाम वंश के अंतिम 2 शासक पर है, और अंतिम 2 शासक में जो ये बलबन है, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा पढ़ना है हमको, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, बलबन पर। तो कहा हम लोग बलबन स्टार्ट करें। अब देखिए बलबन का जो हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं बलबन के बारे में, तो हमको बलबन के बारे में क्या क्या पढ़ना है, पहले एक ये रफ आइडिया हमको हो जाना चाहिए, फिर हम लोग डिटेल्ड ढंग से बलबन को पढ़ेंगे। तो देखिए बलबन का जन्म कब होता है, 1216 ईस्वी में बलबन का जन्म, और मरता कब है, 1286 में माना जाता है, 1287, ये 1286 है। एक चीज आपको बता देते हैं, कोई भी जो फैक्ट फिगर आप लोग विकिपीडिया से देखते हैं, इंटरनेट से देखते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां होती है। विकिपीडिया पे भी गलती होती है, गूगल पे भी गलती होती है। तो एग्जाम में आप विकिपीडिया, इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को नहीं लिख सकते, समझे ना। जैसे देखिए विकिपीडिया में बलबन के बेटे का नाम क्या दिया रहा है, मोहम्मद खान, लेकिन हम लोग बुक में पढ़ेंगे इसके बड़े बेटे का नाम रहता है सुल्तान मोहम्मद। इसके बड़े बेटे का नाम क्या रहता है, सुल्तान मोहम्मद। छोटे बेटे का नाम रहता है महमूद बुगरा खान, महमूद बुगरा खान, लेकिन इसमें क्या है, नसरुद्दीन बुगरा खान नाम दे दिया। अब सतीश चंद्र की किताब में देखिएगा तो बलबन का जो बड़ा बेटा है उसका नाम दिया है सुल्तान महमूद। महमूद, मोहम्मद नहीं दिया है, महमूद दिए हैं। तो हम जो आपको बताएंगे सुल्तान मोहम्मद बताएंगे। और बलबन का जो छोटा बेटा होता है, बलबन का जो छोटा बेटा होता है जिसका नाम है बुगरा खान, ये बेसिकली महमूद बुगरा खान। इसलिए आपको बुक से पढ़ के क्लियरिटी लाना है, कौन महमूद है कौन मोहम्मद है। जैसे हम लोग मोहम्मद गौरी पढ़ते हैं कि महमूद गौरी पढ़ते हैं, तो ये याद रखिएगा, गौरी जो था वह मोहम्मद मोहम्मद गौरी था, और गजनी जो था महमूद गजनी था। तो मोहम्मद और महमूद, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे सतीश चंद्रा भी अपनी किताब में कंफ्यूज कर दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये सभी देखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हम लोग को पॉइंट पढ़ना है। पहला पढ़ना है बलबन के बारे में। जो जब ये राजा बना 1266 ईस्वी में, 1266 ईस्वी में जब राजा बना, तो इसके राजा बनते ही अर्थात सुल्तान बनते ही इसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा राजा बनते। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमको पढ़ना है, जो ये जो है अपने साम्राज्य को बना के रखा, या साम्राज्य को एक्सपेंड करने की कोशिश किया, साम्राज्य को कंसोलिडेट करने की कोशिश किया, या साम्राज्य को एक्सपेंड करने की कोशिश किया। तो इसके पीछे दूसरा हमको पढ़ना है कि क्यों ये समाज को एकजुट बना के रखने की कोशिश किया, जितना है संपत्ति उसी को बचा के रखने की कोशिश किया, संपत्ति और समाज को बढ़ाने का ये का कोशिश नहीं किया, क्यों नहीं किया ये भी पढ़ना है दूसरा। तीसरा पॉइंट जो हमको
बलबन पे पढ़ना है। जो बलबन ने जो राजा होने का जो थ्योरी दिया, जो नियम दिया, जो राजा होने का क्या मतलब होता है, राजा बनने का क्या मतलब होता है, राजा की शक्ति कहाँ से आती है, राजा क्या क्या काम कर सकता है, ये तीसरा चीज हमको बलबन से ही पढ़ने को मिलेगा। उसका चौथा पॉइंट बलबन में पढ़ना है, बलबन का जो कोर्ट था, बलबन का जो दरबार था, उस दरबार में बलबन ने क्या नियम कानून चलाए थे अपने प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, बचाने के लिए। तो बलबन के दरबार में क्या क्या नियम कानून था, ये पढ़ना है। उसके बाद बलबन और तुर्किश नोबिलिटी, जो तुर्की आदमी था, बलबन भी तुर्की था, तुर्की गुलाम था, तो बलबन अपने जो वंशज है, अपना जो तुर्की लाइनेज वाला आदमी सब है, उस सब के साथ कैसे बिहेवियर किया, अर्थात बलबन अपने जैसे जो तुर्की आदमी सब जो इंडिया में रह रहा था, उस सब के साथ क्या किस तरीके से निभाया था, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त सबके साथ, जिस सबके साथ मिलके वो शक्ति प्राप्त किया था, उस सब के साथ अब कैसे नाते रिश्तेदारी निभा रहा, समझे। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। उसका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, ये आर्मी को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज करता है शक्ति को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो आर्मी का कॉन्टेक्स्ट भी बलबन के साथ पढ़ना है। उसके बाद इक्तेदारी प्रथा जो इल्तुतमिश स्टार्ट किया था गुलाम वंश में, उस इक्तेदारी प्रथा में ये क्या नियम कानून बदला, वो भी पढ़ना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये इन्होंने सरकार को चलाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज किया और क्या क्या नियम कानून बनाए, वो पढ़ना है। इसके बाद इतना में हमको हो गया। अब हमको पढ़ना है जो बलबन के टाइम में एकमात्र विद्रोह होता है, वो होता है लखनौती, अर्थात बंगाल जिसको लखनौती की राजधानी है, तो वहां पर जो बलबन विद्रोह होता है तुगरिल खान के द्वारा, उस तुगरिल खान के विद्रोह को कैसे बलबन शांत करता है, कैसे खत्म करता है, वो रिबेलियन पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद पढ़ना है सुल्तान मोहम्मद। देखिए सुल्तान मोहम्मद जो बलबन का बड़ा बेटा होता है, जिस बेटा से बलबन को बहुत प्यार होता है, बलबन को बहुत ज्यादा प्यार होता है, और इसी सुल्तान मोहम्मद के मर जाने के बाद ये भी 1 साल के अंदर में मर जाता है। तो ये सुल्तान मोहम्मद जो मंगोल से लड़ते लड़ते मर जाएगा, उसके बारे में भी हमको समझना है। जैसे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश अपने बड़े बेटे के मरने के बाद, अर्थात उसका बड़ा बेटा कब मरा था, 1229 ईस्वी में, वो परेशान हो गया था इल्तुतमिश, जो अब मेरा साम्राज्य कौन संभालेगा, नहीं संभालेगा, और वो अपनी बेटी को बनाना चाहता था, लेकिन फाइनली वो अपने बेटा को शासक बनाया। इल्तुतमिश की कहानी बता रहा, लेकिन वही आप सतीश चंद्रा का किताब अगर पढ़िएगा, उसमें इल्तुतमिश का ये जो कंफ्यूजन है, बेटा को शासक बनाए कि बेटी को शासक बना, नहीं समझ में आता है। सतीश चंद्रा की किताब को पढ़ के ऐसा लगता है जो इल्तुतमिश के दिमाग में एकदम था जो उनको बेटी को ही शासक बनाना। पता नहीं सतीश चंद्रा क्यों, जहां तक मेरा मानना है, ये दिखाने की कोशिश किया है जो वो अपनी बेटी को, या वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहा है, वुमेन को शासक बनाने का था, इल्तुतमिश का अच्छा चेहरा प्रस्तुत करने का सतीश चंद्रा कोशिश किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक कहानी ये था जो रजिया सुल्तान को अपनी मेहनत से शासन मिला था, साम्राज्य मिला था, रजिया सुल्तान को खुद मेहनत करना पड़ा था, उसको अपने माँ बाप के दम पे सुल्तान की गद्दी नहीं मिली। तो हम ये बताना चाह रहे, जैसे इल्तुतमिश को अपने बड़े बेटे से प्रेम था और उसके मरने के बाद वो भी बहुत व्याकुल हो गया था, वैसे ही बलबन भी अपने बड़े बेटे के मरने के बाद बहुत व्याकुल हो गया और 1 साल के अंदर ही मर जाता। तो क्योंकि इसी बड़े बेटे के लिए तो कितने आदमी को 40 साल में बलबन मारा था, कितने राजाओं को मारा, कितने आदमी सबको, पूरे अवध, बंगाल, दिल्ली सब में को मारा। और जो इसका अपना जो तुर्की आदमी सब था, जिस सब के बीच में रह के ये शक्ति प्राप्त किया था, सबको मार दिया था इस एक बेटे के को सिंहासन पर बिठाने के लिए। और वही बेटा जब मर गया तो ये बहुत शोक संतप्त होकर रोता था, और रोते रोते मर गया। तो लास्ट डेज ऑफ सुल्तान बलबन, अब लास्ट दिन में सुल्तान बलबन जब रो रहा है, इसके पास कोई नहीं है, इसका छोटा बेटा लखनौती में शासन कर रहा था, और छोटा बेटा नहीं आना चाहता था पिताजी के पास। जब ये तुगरिल खान को हरा गया,
तो लखनौती में इसका छोटा बेटा चला जाएगा, बुगरा खान, महमूद बुगरा खान। तो भी हम लोग कहानी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये समझिए लास्ट डेज ऑफ बलबन जो है एकदम रोते धोते ये अपना चिंताग्रस्त होके मर गया। उसके बाद हमको पढ़ना है अचीवमेंट एंड फेल्योर्स ऑफ बलबन। बलबन की क्या अचीवमेंट रहा, क्या इसका फेल्योर रहा, ये पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बलबन में जो इसका जो पोता मुजुद्दीन केकुबाद आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केकुबाद के बारे में, जैसे ही केकुबाद का नाम आपके शब्द कहीं दिमाग में आए तो आपको ऐसा याद रखना है कि एक ऐसा आदमी जिसको जीवन में कभी भी अच्छी चीजें मतलब कोई, केकुबाद को बहुत पढ़ाया लिखा गया था। केकुबाद को हथियार चलाना, घोड़े पर बैठना, तीर चलाना, सब चीज की का ज्ञान दिया गया था केकुबाद को। लेकिन केकुबाद का जो जीवन बर्बाद हो गया, और वे उसका पीछे कारण क्या था, मेन कारण जो इतिहासकार बताते हैं, जो उसको इसके दादाजी बोले थे, जो और उस पर नियम कानून ऐसे बनाया गया था, जो तुम किसी सुंदर लड़की को मत देखो, अर्थात किसी भी लड़की को मत देखो, और शराब मत पीना। ये लड़की से दूरी और शराब से दूरी इस पर प्रतिबंधित था। और यही जब राजा बना तो केवल ये हरम में ही समय बिताया, और उसके बाद शराब में ही समय बिताया। इसके पास इतना फुर्सत नहीं था जो एडमिनिस्ट्रेशन थे। तो इसलिए कहा गया जो मध्यम मार्ग, इतना भी दूर ना चले जाओ, जब सिंहासन मिले तब सिंहासन को देखना नहीं है, केवल अपने जो है हरम में ही समय सुंदर नर्तकी, सुंदर स्त्री सबके बीच में बिता रहे हैं। तो आप अपना जीवन भी खराब करोगे, और जो साम्राज्य था उसको भी खत्म कर दिया। तो ये है केकुबाद का। तो अब हम लोग एक एक करके कहानी स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट से, जो सुल्तान बलबन और केकुबाद। तो इसमें मेन है सुल्तान बलबन का पहला प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम फेसिंग बलबन आफ्टर हिज डेथ। हमको लग रहा है जो क्लियर हो गया है, जो क्या क्या पॉइंट हम बलबन पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए अब देखिए, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था बलबन जब वे सिंहासन पर बैठा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था उसके पास, जो अभी तक जो 1242 या मान के चलिए 1236 के बाद ही, या 1236, हाँ 1236 इल्तुतमिश के मरने के बाद जो सब सुल्तान बना था, 1236 से लेके 1266 तक जो सब भी सुल्तान बना था, उस सब की जो प्रतिष्ठा थी वो एकदम खत्म हो गया था। कोई नहीं डरता था उस सुल्तान से। सुल्तान बेसिकली खुद डरता रहता था अपने वजीर से, अपने सेनापति से, उसको खुद डर लगते रहता था। और अपने जो स्लेव ऑफिसर है उस सब से इसको डर लगे रहता था, जो सुल्तान को, जो हमको कोई कभी मार न दे। और मार भी दिया, जैसे रजिया सुल्तान मारी गई, उसका भाई रुकुबुद्दीन फिरोज शाह मारा गया, फिर बहरम शाह मारा गया, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद मारा गया, नसरुद्दीन मसूद मारा गया। इस सब के बाद बलबन राजा बना। तो बलबन के पास जो सबसे पहला काम था, जो सुल्तान के प्रतिष्ठा को बढ़ाना। नहीं तो सुल्तान का प्रतिष्ठा जो धूमिल हो गया था उसको बढ़ाना, सुल्तान की प्रतिष्ठा, सुल्तान का इज्जत, सुल्तान का डर समाज में और साम्राज्य में बने, ये पहला काम था बलबन के हाथ में। दूसरा, ये जो जो राजा से बना था, फिरोज शाह एक, रजिया दूसरी, उसके बहराम तीसरा, चौथा में अलाउद्दीन, पांचवा में नसरुद्दीन। ये पांच जो शासक बना था इल्तुतमिश के बाद, ये पांच जो शासक बना था इल्तुतमिश के बाद, ये सब अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था। क्योंकि कोई 2 साल शासन करा, कोई 3 साल शासन करा, कि नसरुद्दीन 20 साल शासन किया। लेकिन ये भी तो नाम मात्र का शासक था नसरुद्दीन। ये भी इसके समय भी तो बलबन ही मेन कंट्रोलिंग पोजीशन में था। तो इस सब के समय हुआ क्या था, जो साम्राज्य में जो चोरी है, डकैती है, पूरा रोड सब पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया था। बहुत ज्यादा लूट मार और डकैती, बदमाशी पूरे साम्राज्य में हो रहा था। तो इस सब को जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दूसरा सबसे बड़ा इसके पास
प्रॉब्लम था। बलबन जब 1266 में शासक बना तो इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना, क्योंकि लगभग में 40 साल से 1236 से लेके 1266 लगभग 30 साल, लगभग में 30 साल जो है आपको लॉ एंड ऑर्डर पूरे साम्राज्य का खत्म हो गया था। साम्राज्य की जो सम्राट है, सुल्तान है, उसका इज्जत प्रतिष्ठा, उसका डर, सब चीज खत्म हो गया था इस दिल्ली सल्तनत। इसको मेंटेन करना भी जरूरी हो गया है। तो दो चीज था आपको। तो इसके लिए कैसे पहले सम्राट का डर कैसे बनाना है, सम्राट का प्रतिष्ठा कैसे लाना है, वो आगे हम बताएंगे। और लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया है, इसके लिए क्या किया। सबसे पहले दिल्ली में जो सब इलाका था जहाँ जंगल, बड़े बड़े जंगल थे, इस जंगल में चोर डाकू लुटेरा सब घुस के आता था और दिल्ली के आदमी को या अवध के आदमी सबको परेशान करता था। इस जंगल को काट दिया ताकि यहाँ पर कुछ चोर डाकू सब रह न सके। उसके बाद ये जो मेन रास्ता था, उस रास्ते पर थाना बनाया, कचहरी बनाया, और जहां पर भी कोई डाकू का घर मिल जाता था, उस डाकू के घर को ही थाना बना देते थे। ये भी देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे अभी आप देखते हैं यूपी में तो बदमाश आदमी होता है, उसका घर को तोड़ देते हैं जेसीबी लगा के। योगीनाथ महाराज जो चीफ मिनिस्टर है, तो बलवन से सीखे कि उसके घर को तोड़ो मत, उसके घर को थाना बना दो, जो बलवन करता था। और उसका जितना भी संपत्ति है, उसकी सब संपत्ति को हड़प करके वहां पे एक महल बना दो, महल बनाओ, थाना बनाओ, और उसी आदमी सबको बोलो जो अब तुम क्या करो, इस रोड को देखो जो इस पर कोई बदमाशी ना करे। तो ये सब काम किया। तो मेन इंपॉर्टेंट काम जो था, प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया, और उसके बाद साम्राज्य और की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। प्रॉब्लम फेसिंग बलबन आफ्टर हिज एक्सेस। उसके बाद बलबन क्या, दूसरा जो हमें पॉइंट पढ़ना है, जो बलबन के पास दो ऑप्शन थे, या तो अपने साम्राज्य जो है उसको बना के रखे, या साम्राज्य को एक्सपेंड करे, साम्राज्य को एक्सपेंड करे, अर्थात जो गुजरात वाला इलाका है, जो साउथ इंडिया में जा सकता था बलबन एक्सपेंशन करने के लिए, लेकिन बलबन कुछ नहीं किया, एक्सपेंशन नहीं किया। बलबन का मानना था जो हमारे पास इतनी ऑफिसर नहीं है, स्लेव नहीं है, जो अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो नए इलाके पर वे कंट्रोल में बना के रख पाएगा, उससे रेवेन्यू जनरेट करके हमको दे पाएगा। समझे। और मेन काम ये है, बलबन क्या कहना था, जो हमको, जो मेरा ये इंडिया है, ये इंडिया है, यहाँ पर मंगोल का अटैक होता रहता है पूरा। पिछली कहानी में भी मंगोल हम बताए हैं। मंगोल का क्या कॉन्टेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में, अगर समझना है तो पिछली क्लास को एक बार देख लीजिएगा। यहाँ हम अभी मंगोल को फिर यहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग से नहीं बता। तो बलबन क्या कहना था, जो हमको बल ये जो मंगोल का अटैक है इससे बचाना है, और इससे अपने आप को बचना है, और भारत को मंगोल के अटैक से बचाना है। अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने सिपाही को हम एक्सपेंशन में बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड रिसोर्स है, और मेरा मेन जो दुश्मन वो मंगोल है, हमको मंगोल से अपने आप को बचाना है। और यही कह कर वे एक्सपेंशन नहीं किया, अपने इलाके को एक्सपेंड नहीं किया, जितना साम्राज्य उसको मिला था 1266 में, उसी साम्राज्य को कंसोलिडेट करके रखा। समझे। देखिए, ये से एक आदमी पूछा भी, आप अपने इलाके को एक्सपेंड क्यों नहीं करना चाह रहे थे, देखिए पढ़ बताते हैं। इट विल नॉट बी एन एक्ट ऑफ विजडम टू लीव दिल्ली एंड गो ऑन ए डिस्टेंट कैंपेन इन दीज डेज ऑफ टर्मोइल एंड इनसिक्योरिटी। ये बुद्धिमत्ता नहीं होगी कि मैं दिल्ली को छोड़ के जाएगा गुजरात में, साउथ इंडिया में अटैक करने के लिए, तो उसको दिल्ली से तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि पहले के समय में राजा ही लीड करता था। ये नहीं आज के समय जो प्रधानमंत्री बोल दिया कोई सिपाही जाके लड़के आ जाएगा, क्योंकि राजा बलबन अगर आगे आगे नहीं जाता तो युद्ध ही नहीं होता। तो बलबन कर रहा है, ये बुद्धिमत्ता नहीं होगी कि मैं दिल्ली को मंगोल के अटैक से, मंगोल का जो डर है उस डर को छोड़ के मैं दूसरे इलाके में जाऊं और एक्सपेंशन करूं। एक बार पढ़ के बताते हैं। It will not be an act of wisdom to leave Delhi and go on distant campaign in these days of turmoil and insecurity, when the Mongol have occupied all the lands of Islam, devastated Lahore, and made a point to invade our country once every year.
क्योंकि मंगोल हर साल आता था अटैक करने, मंगोल का यही काम था। तो मंगोल से भारत को बचाना इसका मेन टारगेट था। themselves and ravaging the maintaining peace and consolidating our power in our own kingdom is far better than invading foreign territory. ये कह रहा है कि अपनी शक्ति को मेंटेन करना अपने इलाके में और उसको कंसोलिडेट करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉरेन इन जो एनिमी है उससे बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन ट्राइंग टू एक्सपेंड इलाका इन गुजरात और आपको साउथ इंडिया उड़ीसा, इस सब पर एक्सपेंशन का ये टेंशन नहीं ले रहा था। फर्दर द न्यूली कंकर्ड एरिया विल रिक्वायर कॉम्पिटेंट ऑफिसर। अब ये बोला कि अगर नए इलाके को जीत भी लेंगे तो हमको नए ऑफिसर की जरूरत होगी जो इस नए इलाके को देख रेख कर सके। लेकिन हमारे पास नए ऑफिसर लिमिटेड अमाउंट में है, हमारे पास जो आर्मी है वो लिमिटेड है। हम न नए ऑफिसर को नए क्षेत्र में अपॉइंट कर सकते हैं, न हमारे पास उतना आर्मी है जो हम नए क्षेत्र के जो जीतेंगे उस इलाके को कैप्चर करके रख पाए। तो हम आर्मी को भी बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा आर्मी, मेरा ऑफिसर हमको चाहिए मंगोल से जीतने के लिए। समझे ना? ये जैसे माइंडसेट होता नहीं, हम केवल यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे, अभी कोई दूसरा एग्जाम, दूसरा चीज में अपना टाइम एनर्जी नहीं। तो बलबन का यूपीएससी एग्जाम क्या था? मंगोल मंगोल मंगोल। और जब मंगोल से झगड़ा हुआ, फाइट हुआ, तो एकदम हार गया। ऐसा आपके जीवन में भी बहुत आदमी आप देखे होंगे जो कहता है जो हम केवल ये एग्जाम क्वालिफाई करना, ये एग्जाम क्वालिफाई करना, और जब वो एग्जाम हुआ तो उस एग्जाम में फेल, बाकी भी जिंदगी में कुछ नहीं, इधर भी फेल। तो जहां पर अगर आप फोकस करें तो फुल अटेंशन के साथ कोई काम कीजिए। ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए जो हम इस काम को कर रहे हैं जीवन में। तो यहाँ पर थोड़ा सा बताया, तो मंगोल मंगोल करता रहा, जो मंगोल के डर के कारण हमको एक्सपेंड नहीं करना है, कंसोलिडेट करना है। और मंगोल से देखेंगे हम लोग 1275 में भी युद्ध होता है, और भी कई बार युद्ध होता है बलबन का, और जब भी युद्ध होता है ये मंगोल से हारता ही है। लेकिन ये अपने इलाके को एक्सपेंड नहीं करना चाहता है, कंसोलिडेट करना चाहता है। चलिए दूसरा पॉइंट, थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है, यही जो इसका जो फिलॉसफी है, सोच है, इसके साम्राज्य को खत्म कर देगा। इसके साम्राज्य को खत्म करने का पीछे यही थ्योरी ऑफ किंगशिप है। जो इतना शक्ति 40 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी जब बलबन 1286 ईस्वी में मरता है, तो कैसे 2-3 साल में इसका साम्राज्य खत्म हो जाता है? क्यों ये मंगोल से हार जाता है? इतनी शक्ति, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी क्यों ये मंगोल के द्वारा इसका बेटा मारा जाता है? अर्थात ये मंगोल से क्यों हार जाता है, जबकि मंगोल में फुल अटेंशन दिए हुए था। हाँ, ये कहीं नहीं जाता था दिल्ली छोड़ के, क्योंकि मंगोल मंगोल करते रहता था, मंगोल आ जाएगा। लेकिन तब भी मंगोल से हार गया, मंगोल से बेटा मर गया। इसके पीछे इसका क्या सोर्स था, क्या प्रॉब्लम था, ये हम आपको बताते हैं। इसका मानना था जो धरती पे जो राजा होता है वो भगवान का एजेंट होता है। इसका मानना क्या था? धरती पे जो राजा होता है वो भगवान का एजेंट होता है। धरती पे जो राजा होता है वो क्या होता है? भगवान का एजेंट होता है। और और जैसे भगवान की जो इच्छा होती है उसको कोई आम आदमी नहीं कर सकता। मान लीजिए कहीं भूकंप आ जाए, आम आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है, कहेगा भगवान की इच्छा। वैसे ही जो राजा की जो इच्छा होगा वो कोई आम आदमी उससे पूछ नहीं सकता है आपकी क्या इच्छा, आपने ऐसा क्यों सोचा, नहीं किया। अर्थात राजा जो है वो सर्व शक्तिशाली होता है, राजा की इच्छा के ऊपर कुछ भी नहीं है, और राजा जैसा कोई नहीं है। ये भी पॉइंट है, जिससे भगवान के जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हम लोग का अपना फिलोसफी ये कहता है ना, हम कुछ भी हो जाए हम भगवान नहीं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली है, भगवान से हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये
इसका मानना था। जो हम तो भगवान के एजेंट है, अर्थात हम दूसरे धरती पर के भगवान। तो जैसे भगवान को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, भगवान के जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, वैसे ही हम हैं। ठीक। तो इसके जो भी नियम कानून ये बना रहा है उसको कोई नहीं पूछ सकता था, तो आप ऐसा क्यों किए। तो ये डेस्पोटिक राजा था। तो किंगशिप इज द वाइस रेजेंसी ऑन गॉड, एंड राजा जो है वो धरती पर भगवान की तरह होता है। दिस वॉज ए सटल रिलीजियस डिवाइस टू सेंटिफाई द एक्सरसाइज ऑफ हिज डेस्पोटिक ऑथोरिटी। ऐसा ये क्यों बोला, ताकि ये जो डेस्पोटिक राजा बना था, डेस्पोटिक मतलब जो मन में हो सो करे, जो मन में हो सो करे, कोई किसी को हिम्मत न हो सके जो पूछने के जो आपने ऐसा क्यों किया। उसके बाद ये अपना प्रतिष्ठा, एक्सटर्नल डिग्निटी एंड प्रेस्टीज वाज एम्फसाइज्ड एज एसेंशियल फॉर किंग्स। अब राजा है तो राजा के सामने डिग्निटी और प्रेस्टीज बना के रखना है, राजा को भी अपना डिग्निटी और प्रेस्टीज बना के रखना है। और राजा के सामने कोई आदमी आ रहा है तो न हंसेगा न बोलेगा, एकदम खड़ा रहेगा। राजा के सामने जाकर एकदम नतमस्तक होकर झुकेगा, उसके पैर को चूमेगा, तब ना राजा का प्रतिष्ठा हुआ। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं, मंदिर में झुक के प्रणाम करते हैं, उसके पैर को, महादेव के पैर, हनुमान जी को पैर को छू के प्रणाम करते हैं, या जो भगवान है। तो ये चाहता था, जो हम तो भगवान ही है ना धरती पर, तो हम आदमी है तो मेरे सामने एकदम झुक जाए, जमीन पर लेट जाए और मेरे पैर को छू के, चूम के, मेरे पैर को चूम के अपना अपना क्या कहे, अपना निम्नता, अपना कमजोरी, अपना दिखा, जो हाँ आप भगवान है, आप ही जो है सो है। ऐसा ये चाहता था। और कभी भी हंसता नहीं था। जब से राजा बना था, जो दरबार होता था उसमें कभी हंसता नहीं था। उसके बाद कभी शराब नहीं पीता था। तो चलिए, ये 40 साल का था के बाद राजा बना, तब ये नियम कानून लागू किया। लेकिन इसका जो पोता जो जन्म लिया, जो 15-20 साल का था, उससे भी वही बिहेवियर चाह रहा था। केकू बात से भी वही बिहेवियर चाह रहा था, जो तुम कभी हंसो मत, तुम कभी शराब मत पियो। जैसे ये बलबन कभी भी दरबार में या कहीं भी अपने जो पर्सनल गार्ड सबके बीच में फुल कपड़ा टिप टॉप में जाता था, ताकि इसका जो पर्सनल अटेंडेंट भी है, ये इसको ऐसी स्थिति में न देखे जो लगेगा ये आम आदमी। तो राजा को इसे बन ठन के रहना है, जिसको नहीं लगना चाहिए ये तो आम आदमी, उसको ऐसा लगना चाहिए जो ये एकदम भगवान ही धरती पर जन्म लिया। तो एक्सटर्नल डिग्निटी और प्रेस्टीज को बनाए रखने का भी ये बहुत ही तामझाम से काम करता था। एक सेकंड। उसके बाद ही एम्फेसाइज ऑन डिग्निफाइड पार्ट्स ऑफ किंगशिप मेट, माने डेकोरम बना के रखना है। कोई इसका जो पर्सनल सर्वेंट्स था वो भी इसको कभी जो दरबारी कपड़े होते हैं, जो राजा के कपड़ा होता है, उस कपड़े के बिना, उस टोपी के बिना, उस जूता मोजा के बिना नहीं देखा था बलबन को। और ये जो है ना इम्फेसाइज बहुत ज्यादा करता था, जो हम जो है हाई बॉर्न, हम उच्च कुल के आदमी, और बाकी जो इंडिया में आदमी सब है वो सब लो बॉर्न आदमी है, निम्न कुल का आदमी, सारा आदमी निम्न कुल का आदमी। और ये निम्न कुल और उच्च कुल का बहुत बड़ा ये चक्कर समझता था। यह उच्च कुल और निम्न कुल के कारण इसके साम्राज्य का खात्मा होता है। ये अपने किसी भी जो बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, चाहे आर्मी का ऑफिसर हो, नवाब, ये क्या कहते हैं हम, इक्तेदारी हो, ये सब केवल तुर्की आदमी को ही देता था। तुर्की वंश का जो तुर्की जो आदमी था उसी को ये देता था। भारत का जो हिंदू हो या भारत का जो मुसलमान हो, उस सबको कोई भी बड़ा पोस्ट, बड़ा पोजीशन, कोई अधिकार का पोजीशन ये नहीं देता था। एक कहानी इसके बारे में बताता है, एक निम्न कुल का, अब अर्थात निम्न कुल मतलब कोई भी भारतीय, भारतीय हिंदू, एक बहुत धनी आदमी था, बिजनेसमैन था। वे बलबन से एक बार मिलना चाह रहा था, और वे बिजनेसमैन क्या किया, बलबन के जो गार्ड था उसको पैसा दिया, जो आप घूस लो, हमको राजा से मिलने दो, हम राजा से मिलना चाहते हैं। बलबन पूछा ये कौन है, कहा जी भारत का आदमी, का नहीं, हम इससे नहीं मिल सकते, ये निम्न कुल का आदमी। तो देखिए, ये एक अलग टाइप का अनटचेबिलिटी है, ये एक अलग टाइप का अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। एक कन्वर्ट टू जो था हिंदू, जो बाद में मुसलमान भी बन चुका था, एक कन्वर्ट टू इस्लाम, लेकिन उससे ये बलबन मिलना नहीं चाहा।
When I happen to look at a low-born person, every artery and vein in my body begins to agitate with fury. ये बोल रहा है जब भी मैं निम्न कुल के आदमी को देखता हूँ तो मेरा जो खून है खौल उठता है। बलबन ये बोल रहा है। तो इस सब से आप समझ सकते हैं जो बलबन का माइंडसेट क्या था, क्योंकि ये अपने आप को भगवान मानने लगा था। थ्योरी ऑफ किंगशिप। जेनोलॉजी बिकम हेड, मतलब किस वंश से आदमी आ रहा है, उसका जो ऑफिसर है, ये बलबन के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये अपने आप को मानता था जो हम पर्सिया, पर्सिया के एक मिथिकल ही राजा था अप्रासिया, उससे ये अपने आप को जोड़ता था। जैसे हम लोग कहते हैं ना ये तो चंद्रकुल से, राम वंश से, कृष्ण वंश से है, तो अपने भारत में राम वंश कृष्ण वंश सबसे जोड़ा जाता है। वैसे ही बलबन जो है पर्सिया, पर्सिया किसको कहते हैं, ईरान, ईरान का जो इलाका है ईरान इराक, वहां पर एक मिथिकल राजा होता था अप्रासिया, उससे अपने आप को जोड़ता था जो हम उस अफरासिया जो राजा है उसके वंशज हम हैं। और भारत का जो आदमी है या दूसरा मुसलमान सब जो है वो निम्न कुल का है, तो जो भी बड़े पोस्ट होगा उस पर केवल मेरा जो वंशज है, मेरा जो रिलेटिव है, उसी को हम दे सकते हैं। बलबन बिलीव दैट किंगशिप वाज नॉट पॉसिबल विदाउट इमुलेटिंग पर्शियन कस्टम एंड वेज ऑफ लाइफ। तो ये यहाँ पर पर्शियन कस्टम लाया था, पर्शियन जो प्रथा था, पर्शियन जो संस्कृति थी, उसको यहाँ पर भारत में चलाने की कोशिश कर रहा था। और उसके तहत ये क्या कर रहा था, अपने आप को बहुत ही बड़ा आदमी, अपने बाकी तुर्की आदमी सबसे भी बड़ा और भारत का जो भी आदमी सब था उससे से तो ये बहुत बड़ा था ही, ये भगवान बनने की कोशिश कर रहा था। और यही कारण था कि इसका जो बेटा राजा बनने, बलबन जब राजा बना उससे पहले इसका बेटा जन्म लिया था, तो इसके बेटे का नाम क्या था, महमूद बुगरा खान और मोहम्मद सुल्तान बड़े बेटे का। लेकिन जब बलबन राजा बन गया, बलबन राजा बन गया, तब उसका जो पोता जन्म लिया उसका नाम देखिए क्या रखा है, केकुबाद, केकू शुरू, केकूस, ये सब आपको अलग नाम नहीं दिखा, केकू केकू, ये क्या केकू केकू कर रहा है। तो ये जो है केकू, ये पर्शियन किंग का नाम ऐसा ही होता है, केकू केकू वाला नाम। देख रहे हैं ना, केकू केकू नाम जो ये अपने पोता का रखा, तो इसके पीछे माइंडसेट क्या था नाम रखने। तो ये पर्शियन कस्टम है, पर्शियन संस्कृति में जो राजा सबका नाम होता था वो एक केकू से नाम से रखा जाता था। तो ये पर्शियन संस्कृति में इतना इन्फ्लुएंस था जो अपने पोता का नाम भी पर्शियन परंपरा, पर्शियन संस्कृति के नाम पे रखा। तो ये आपको कहाँ से केकू बाद, केकू शुरू, केकू सब जन्म लिया था। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया जो ये अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली भगवान का प्रतिनिधि यहाँ पर धरती पर वो अपने आप को मानता था। अब आपको बताते हैं बलबन के कोर्ट के क्या क्या नियम कानून था, आपको बता ही दिए। बलबन जो है अपने आप को जो पर्शियन राजा, पर्शियन जो प्रतिष्ठा है उसके अनुसार अपने आप को दिखाना चाहता था, बचा के रखना चाहता था। और वो चाहता था सुल्तान उस जो सुल्तान चाहता था लोग उसका सिजदा करे और पैबोस करे। ये बार बार आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सिजदा और पैबोस का क्या मतलब है। तो ये याद रखिएगा, सिजदा और पैबोस। सिजदा का क्या मतलब है, प्रोस्ट्रेशन, मतलब एकदम झुक जाना, मतलब कहीं राजा है तो एकदम लेट जाना राजा के सामने। और पैबोस मतलब उसके पैर को चूमना, सिजदा और पैबोस। तो उसका दरबार जो लगता था, बलबन का जो दरबार होता था, उस दरबार में क्या करता था, कोई भी आदमी आता तो एकदम नतमस्तक होके झुक जाता था, साष्टांग प्रणाम। हाँ, और उसके बाद उसके पैर को चूमता था, चाहे चाहे कोई भी आदमी आए, चाहे बलबन के पिताजी ही क्यों ना आ जाए, उसको ये करना है। जैसे आप पढ़िएगा जब केकू बाद राजा बनता है 1286 ईस्वी में, उसका पिताजी बुगरा खान जब उससे मिलने के लिए आता है दरबार में, सोचिए उसका पिता है, पिता भी अपने बेटे के सामने एकदम नतमस्तक होके उसको कर प्रणाम कर रहा है और उसके बाद उसके पैर को चूम रहा है। तो जब कोई राजा बन जाता है तो उसका कोई नाते रिश्तेदारी सब कुछ नहीं, ऐसा परंपरा ये बलबन बना दिया, अर्थात हम तो एकदम अब भगवान बन चुके। अब क्या दिया है, तो सीधा पैबोस ये सब याद रखिएगा बार बार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या आपको पूछा जाएगा। जो सीधा और पैबोस प्रथा किसने चालू किया, तो बलबन ने किया।
उसके बाद कोई जोक नहीं, कोई हंसी मजाक की बातें नहीं उसके दरबार में हो सकता था, समझे। ओनली ए फ्यू ट्रस्टेड मलिक एंड कॉन्फिडेंट सिट बिहाइंड द थ्रोन। केवल जो एकदम नजदीक का उसका जो ऑफिसर था वही उसके सामने आ सकता था, बात कर सकता था। और ये हमेशा एकदम सीरियस रहता। सुल्तान मेंटेन द डिग्निटी ऑफ हिज एक्सॉल्टेड ऑफिस बाय हिज ग्रीम एंड सीरियस लुक। ये कभी भी हंसी मजाक के मूड में नहीं, एकदम सीरियस रहता था, जो एकदम बहुत बड़े काम कर रहे हैं। नो बडी एवर सॉ हिम लाफिंग। कोई आज तक उसको हंसते हुए नहीं देखा था, या हल्के मूड में भी, जो अच्छा मूड है, टॉकिंग लाइट मूड, न हंसते हुए देखा था, न एकदम थोड़ा सा भी हंसी मजाक या थोड़ा सा भी शांत मूड। जब भी बलबन आता था तो एकदम गुस्साए हुए एकदम आता था। Storms of personal grief came in his life with unexpected, but though they killed the man in him, they could not disturb the routine of सुल्तान। इसके जीवन में चाहे कुछ भी होता था, लेकिन ये एकदम जो रूटीन था सुल्तान का, वो सारा काम करते रहा था। अर्थात जो दरबार में आना एक टाइम में, जो नियम कानून है उसको एकदम पूर्ति करते रहना। अर्थात ये अपने अंदर का जो आदमी है, जो आदमी हंसना चाहता है, बोलना चाहता है, कभी मन हल्का करना चाहता है, तो अपने अंदर के आदमी को मार दिया था और ये भगवान बन गया था, यही समझिए। तो बलबन का कोर्ट में ये प्रथा सब था। बलबन और तुर्किश नोबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको अच्छा से समझ, क्योंकि बलबन भी तो तुर्की ही था। यही 40 जो तुर्के चहलगानी जो बनाया था इल्तुतमिश, इसी 40 तुर्के चहलगानी में से एक बलबन भी था। और इसी तुर्के चहलगानी में से बलबन शक्ति प्राप्त किया था, इसी तुर्के चहलगानी सब की मदद से। तो बलबन किसको मारा था? बेहराम शाह को मारा था। बेहराम शाह ही था ना, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, बेहराम को मारा था 1242 ईस्वी में। तो इसी तुर्किश नोबिलिटी सब की मदद से ये मारा था बलबन। अब जब बलबन राजा बन गया है, सुल्तान बन गया है, इसको मालूम है जो हमको सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत दे सकता है तो यही तुर्की आदमी दे सकता है, क्योंकि यही तुर्की आदमी दे सकता है। तो बलबन क्या किया था, इस तुर्की आदमी सब जो भी था उस सबको मार दिया था। ही मर्सिलेसली किल्ड एवरी मेंबर ऑफ इल्तुतमिश फैमिली। सबसे पहले ये क्या किया, क्योंकि इल्तुतमिश फैमिली का आदमी था, उसको एकदम मार दिया। उसको मारा कैसे, या तो जहर देके या तलवार से गला काट दिया। He made free use of both poison and dagger in order to remove talented Turkish noble who might challenge his decision। तो जो भी इसका तुर्की ऑफिसर भी जो था, जो इसको परेशान कर सकता था, तुर्की ऑफिसर, तुर्की नोबल जो इसको चैलेंज कर सकता था, उसको या तो जहर दे दिया या गला काट दिया। He delivered a death blow to the group of 40 to which he himself belonged। तो ये जो तुर्की चहलगानी था, तुर्की चहलगानी जो था, जिसका ये भी एक बार ग्रुप था, जिस ग्रुप के कारण इसको पावर मिला था और जिसके सपोर्ट से इसको पावर मिला था, उस ग्रुप को ये खत्म कर देता है, ताकि अब अगला कोई बलबन न बन सके। ये इसका बहुत बड़ा गलत स्टेप हो जाता है, क्योंकि जब बलबन मरा 1286 ईस्वी, अगर उस समय कोई अच्छा तुर्की स्लेव रहता, कोई शक्तिशाली स्लेव रहता, तो ये बलबन का जो वंश था उसको बचा सकता था। लेकिन तुर्की सब तो खत्म हो गया था, केवल खिलजी सब बचा था। तो खिलजी अपना एक एम्पायर बना के 1290 में इस गुलाम वंश को खत्म कर दिया। जैसे देखिए इल्तुतमिश मर गया, लेकिन इल्तुतमिश के बाद भी गुलाम वंश बचा रहा, क्योंकि इल्तुतमिश अपना गुलाम सब जो था उसको बचाए हुए था, उसको मजबूत बनाए हुए था। उसी गुलाम में से एक बलबन था जो इल्तुतमिश के साम्राज्य को आगे बढ़ाया। लेकिन बलबन जो है, कोई भी अपना गुलाम इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि इसको किसी पर विश्वास नहीं था। इसलिए ये न इल्तुतमिश के फैमिली के किसी आदमी पर विश्वास था, न तुर्की पे इसको विश्वास था, और इसके मरने के तुरंत बाद पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता। तो इससे हमको ये भी समझना है, जो आपको अगर कोई अच्छा पोजीशन मिलता है, मान लीजिए कल आप मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, कुछ भी बड़े पोजीशन, पावरफुल पोजीशन पर जाते हैं, तो आपको ये लगेगा कि भाई मेरे आसपास जो है सब हमको मारने के लिए ही है, सब मेरा दुश्मन ही है, तो आप शासन नहीं कर सकते। आपको विश्वास करना होगा। अभी जैसे नीतीश कुमार के ही एग्जाम्पल लीजिए,
अभी नीतीश कुमार जी हमारे चीफ मिनिस्टर है, वो अगर सारे मिनिस्टर को मार दे, सबको मार दे किसी भी कारणवश, उनको अगर ऐसा डर आ गया, तो आपको क्या लगता है जो अगला चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बन पाएंगे? वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उसको हर जगह से डर ही दिखेगा। और ये ऐसा ही एक और आपको आदमी हिस्ट्री में दिखेगा, मोहम्मद बिन कासिम। वो इतना बड़ा शक्की आदमी होता है, उस हर आदमी को मारने लगता है, जो भी उसको मदद किया है, जो जिसके घर में भी देखता है जो पैसा है, जो भी अच्छा ऑफिसर है, उसको मार देता था मीर कासिम। जब आप अपने साम्राज्य के, अपने इलाके के जो शक्तिशाली है उसको मारिएगा, तब न तो आपका साम्राज्य बचेगा, न आपको साम्राज्य को बचाने वाला बचेगा, न आपको सपोर्ट करने वाला बचेगा। तो अगर आप शक्ति के पोजीशन में है, पावरफुल पोजीशन में है, तो आपको इतना शक, इतना डर के चलिएगा, तो आप नहीं चल सकते हैं। ये इस पूरे कहानी से भी आप समझ सकते हैं। आपको लोगों पे विश्वास करना होगा। अभी मान लीजिए जैसे टाटा का कुछ चेयरमैन है, कहेगा नहीं सारा काम हम ही करेंगे, तो कंपनी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ये बलबन और तुर्की नोबिलिटी का भी आपको हम कहानी बता दिए, सबको मार दिया था ये, या इतना कमजोर करके छोड़ दिया था जो इसको कोई विरोध ना कर सके। अब देखिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, ये वाला भी पॉइंट आपको हम बताते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। बलबन को मालूम था जो हमको जो है आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना है, आर्मी को मजबूत करना है, ताकि हमको मंगोल से, जो इसका नंबर वन पेटेंटेड डर था, मंगोल से हम जीत सके। तो ये आर्मी को एकदम अच्छी तरीके से पैसा देता था, टाइमली उसका देख रेख करता था, और पूरे देखिए टू कीप आर्मी विजिलेंट एंड एक्टिव, ये हर साल क्या करता था, मिलिट्री एक्सरसाइज करता था, ताकि आर्मी सब आलसी न हो जाए। आर्मी जो है किसी भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। उसके जो आर्मी था उसका सैलरी बढ़ा दिया था, आर्मी को सैलरी बढ़ा दिया था। देयर सैलरीज वर इंक्रीज, विलेजेस वर असाइन्ड टू देम इन लिeu ऑफ देयर सैलरी। आर्मी का सैलरी बढ़ा दिया था, आर्मी का जो ऑफिसर सब था उसको गांव दे दिया था, ताकि उस गांव से जो आमदनी आए, जो टैक्स आए, उससे आर्मी को सैलरी मिल सके। तो ये काम किया। उसके बाद बलबन जब भी कोई कैंपेन में जाता था, तो वो इस कैंपेन को बहुत ही सोच विचार के कैंपेन में जाता था, ऐसा नहीं जो कोई बेकार का कैंपेन करता। कोई फाइट करना है तो पहले 6 महीना सोचता था, अर्थात इसे बुद्धि का काम करता था। और जब मान लीजिए जाना है किसी कैंपेन में, तो पहले जिस रात निकलना है उसे उसी रात बताएगा। ये नहीं जो मान लीजिए जैसे बंगाल में ये गया, बंगाल में कब अटैक किया है? 1717 करोड़ 1275 ईस्वी में, 1275 ईस्वी में बंगाल में अटैक किया। तो जब ये बंगाल के लिए निकल रहा है, तो निकलने से जस्ट एक रात पहले अपने ऑफिसर सबको बताता था, अब हमको यहाँ जाना है, अब हमको यहाँ जाना है। ये नहीं जो 2 महीना या 15 दिन से पहले से इन्फॉर्म करके रखे हुए, ताकि ये कोई ऑफिसर जाके इसके विरोधी आदमी को न बता दे जो बलबन आपके पर अटैक करने के लिए आ रहा। तो जो भी इसका डिसीजन होता था, कैंपेन होता था, उसको ये सीक्रेट रखता था, गुप्त रखता था, ताकि कोई इसके नियम कानून को, इसकी इच्छा को जान न ले, और कोई इसके दुश्मन को बता न दे। तो बलबन केप्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल कैंपेन ए क्लोज सीक्रेट, जो भी इसके कैंपेन का रीजन होता था उसको सीक्रेट रखता था, और नो बडी न्यू बिफोर हैंड अबाउट हिज मूवमेंट और टारगेट। बलबन कहाँ जा रहा है, बलबन क्या कर रहा है, इसके बारे में किसी को भी पहले पता नहीं चलता था। बलबन हर चीज को एकदम सीक्रेटली काम करता था। तो बलबन का ऑर्गेनाइजेशन। अब रिजम्पशन ऑफ एकता इन दो दोयाब 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 किसको कहते हैं? दो नदियों के बीच के जगह को दोयाब कहते हैं। तो हम लोग जब मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, बलबन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, तो गंगा यमुना नदी, जो गंगा नदी है आपको यहाँ पर जो हरिद्वार से निकलते हुए बंगाल में जाता है, और यमुना नदी, तो ये गंगा और यमुना दोयाब जो है, ये वाला जो इलाका है, इसमें इक्तेदारी प्रथा को ये रीऑर्गेनाइज किया। इसका क्या मतलब होता है इक्तेदारी प्रथा को रीऑर्गेनाइज करने का मतलब, तो समझिए। देखिए आपको मालूम है जो इक्तेदारी प्रथा भारत में गुलाम वंश के समय में सबसे पहले कौन चलाया? तो इल्तुतमिश चलाया। इल्तुतमिश जो है वो इक्तेदारी प्रथा चलाया था, और यही इक्तेदारी प्रथा जो इल्तुतमिश के समय से चल रहा था, वो बलबन के समय तक चल ही रहा था, उसमें कोई
चेंज नहीं हुआ था। जिसको इक्तेदारी इल्तुतमिश दिया, वही इक्तेदार बलबन के समय भी इक्तेदारी का काम कर रहा था। बलबन को रियलाइज ये हुआ जो पिछले 40 साल में, अर्थात पिछले 30-35 साल में जिसको इक्तेदारी मिला है, या तो हो सकता हो या बूढ़ा हो गया हो, वो ढंग से काम नहीं कर रहा। बात तो सही है। 35 साल पहले जिसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, वह 35 साल के बाद कितना ढंग से कोई काम कर रहा होगा, कितना ढंग से वसूली कर पा रहा होगा। तो ये सब दिमाग में जब बलबन को आया, तो हम जिसको जिसको इल्तुतमिश से अपॉइंट किया, अब इस सबको अगर बूढ़ा हो गया है, 90% चांस है जो बूढ़ा ही हो गया, 35 साल पहले इक्तेदारी दिया गया था इल्तुतमिश को, उस बूढ़े आदमी सबको हटाओ। अगर कोई जवान आदमी है, जो मेहनती आदमी है, जो ये पैसा इकट्ठा करके ला सकता, उसी को हम रखें। तो ये अपना जो आदमी था, अपना जो ऑफिसर था, उसको कहा जो तुम गंगा यमुना जो द्वीप है वहां पर जाओ और पता करो कौन कौन बूढ़ा आदमी इक्तेदार है, उस सबको निकालो इक्तेदारी से और नए आदमी को इक्तेदारी। और इल्तुतमिश के समय से जो इक्तेदारी आदमी सब कर रहा था, उसको ये लग रहा था जो हम जो इक्तेदार बन गए हैं, इल्तुतमिश जो हमको बना दिया, ये हमको सदा रहेगा, हेरिडेटरी रहेगा, वंशानुगत होता है। क्योंकि पर्शियन कल्चर में ये था जो अगर आप एक बार इक्तेदार बन गए तो हमेशा इक्तेदार रहे। और बलबन भी तो पर्शियन कल्चर ही एडॉप्ट किए हुए था, और पर्शियन कल्चर ही को प्रमोट कर रहा था बलबन। तो इल्तुतमिश के समय का जो इक्तेदार था, उसको लगता था हम कभी अब नहीं हटेंगे, हम इक्तेदार हमेशा बने हुए रहेंगे। लेकिन इस केस में बलबन जो है पर्शियन कल्चर को नहीं माना उसका, क्योंकि उसका मानना था जो पर्शियन कल्चर है, जो इक्तेदारी वंशानुगत होता है, लेकिन हमको अपना साम्राज्य के लिए पैसा भी तो चाहिए। ये बूढ़ा आदमी कोई काम नहीं कर रहा, कोई शक्ति नहीं है, कल कुछ हो जाएगा, हमारे ऊपर अटैक होगा, तो ये 5 आदमी हम के साथ लड़ नहीं सकता। इस बूढ़े आदमी को हम इक्तेदार बना के नहीं रखें। तो ये जो है इक्तेदारी प्रथा को भी चेंज करने की कोशिश किया, पता करने की कोशिश किया, जो भी बूढ़ा है, जो भी साम्राज्य के लिए कुछ काम नहीं कर सकता, या तो उसको पेंशन दे दो, है, या उससे जो उसकी इक्तेदारी है उसको खरीद लो। तो अगर ज्यादा बदमाशी कर रहा है तो वो सबको हटा देने की कोशिश किया। तो ये है इक्तेदारी प्रथा का में क्या बदलाव लाने की कोशिश किया। जब बूढ़ा बूढ़ा आदमी सबको पता चला जो भैया सुल्तान का आदेश हो गया है, हम लोग को रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, तो ये लोग आया सुल्तान के पास बात करने के लिए। अब आपको मालूम है सुल्तान तो भगवान का रूप होता है, भगवान से भी आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं आपके साथ क्यों क्या किया गया। तो बलबन से भी कोई कुछ पूछ नहीं पाने का हिम्मत रखा। लेकिन बलबन का एक कोतवाल था जो बहुत ही अच्छा आदमी था। सारा ये बूढ़ा आदमी सब इक्तेदार सब उस बूढ़े आदमी के पास गया और बोला जो देखिए ये सब हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, हमको अब इक्तेदारी से हटना पड़ रहा है। वो आदमी जो था, जो कोतवाल था, बलबन का बहुत विश्वस्त था, नजदीकी था, बलबन के पास गया और बोला जो ये इक्तेदार लोगों का ये प्रॉब्लम है, आप क्यों ऐसा नियम लागू किए हैं, और हमको ऐसा लगता है हम भी तो बूढ़े हो गए हैं, आप हमको भी कहीं शासन व्यवस्था से, एडमिनिस्ट्रेशन से हटा तो नहीं दीजिएगा। तो कुछ लोगों को बलबन जो है कंसेशन दिया, जो चलो ठीक है तुम इक्तेदार बने रहो, लेकिन तब भी बहुत इक्तेदार को वह हटा दिया था। तो यही कहानी है इक्तेदारी प्रथा में बलबन किस तरीके से परिवर्तन लाया। आपको उम्मीद है इक्तेदारी प्रथा के परिवर्तन को भी समझ में आ गया होगा, जब बलबन ने इक्तेदारी प्रथा के समझ में किस तरीके से चेंज लाया, जो वंशानुगत हो गया था इल्तुतमिश के समय से, उसको ये काट छाट करके सही करने की कोशिश किया था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, इसने क्या क्या मेजर्स लिए थे, तो ये पहले समझिए इसका क्या क्या था। अब ये लास्ट ही है, इसके बाद हम लोग अब अंत में मारपीट को देखेंगे, और उसके बाद मारपीट के बाद मर जाएगा बलबन और कहानी खत्म। अभी तक डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज पढ़ रहे थे, तो ये लास्ट पॉलिसीज है जो बलबन के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर मारपीट देखेंगे और बलबन मरेगा, जैसे हिंदी मूवी में होता है ना, पहले कहानी, फिर अंतिम में युद्ध, और युद्ध के बाद मर जाएगा, फिर नया फिल्म स्टार्ट होगा। तो अभी युद्ध स्टार्ट होने से एक स्लाइड हम लोग पीछे है। बलबन का अगर आप देखें जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या किया है, तो एक बार समझते हैं। A government should promulgate protective laws and safeguard the interest of weak against the high handedness of strong। बलबन का ये मानना था, जो बलबन का ये मानना था कि एक सरकार जो है गरीब आदमी को प्रोटेक्ट करे,
ताकि वे मजबूत मजबूत आदमी या स्ट्रॉन्ग आदमी के के कष्ट से, शोषण से बच सके। तो जो मजबूत आदमी है, स्ट्रॉन्ग आदमी है, उससे गरीब आदमी को, शोषित आदमी को, वीक आदमी को कौन बचाएगा? तो ये सरकार का काम है। तो 5-6 जो नियम था, मानना था बलवन का, वही हमारा बनता है। मॉडरेशन शुड बी वॉचवर्ड ऑफ गवर्नमेंट। ये कह रहा है जो गवर्नमेंट जो है उसका पॉलिसी मॉडरेट होना चाहिए। गवर्नमेंट का पॉलिसी बहुत हार्श नहीं होना चाहिए। अर्थात गवर्नमेंट इतना ज्यादा भी टैक्स न लाद दे कि आदमी गरीब हो जाए, या इतना कम भी टैक्स न लाद दे जो आदमी को कोई फर्क न पड़े। तो टैक्सेस शुड बी नीदर सो हाई एज टू मेक पीपल पुअर एंड हेल्पलेस। इतना भी ज्यादा टैक्स नहीं आदमी पर लाद दो जो आदमी एकदम पुअर हो जाए और हेल्पलेस हो जाए, या इतना कम भी टैक्स नहीं होना चाहिए आम आदमी पे जो वो डिसओबीडियंट हो जाए या आलसी हो जाए। समझे? तीसरा पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट शुड सी दैट इनफ ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। गवर्नमेंट का एक ये भी काम है, जो गवर्नमेंट ये देखे जो आम आदमी जो साम्राज्य में रह रहा है उसकी पेट भरने लायक अनाज उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, अर्थात सफिशिएंट अनाज का उत्पादन हो रहा है कि नहीं साम्राज्य में, ये भी उसका ध्यान रखना राजा का काम है। गवर्नमेंट शुड बी फॉर्मली इन्फोर्स्ड। गवर्नमेंट ऑर्डर, जो सरकार के नियम है, वे अच्छी तरीके से लागू होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट चेंज इन गवर्नमेंट डिसीजन। एक दो पॉइंट इसमें बताया गया, जो गवर्नमेंट का जो भी नियम कानून है वो अच्छी तरीके से इम्पोज होना चाहिए, और गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो तुरंत तुरंत चेंज नहीं होना चाहिए। ये भी इसका मानना था। तो गवर्नमेंट का जो नियम कानून है उसको तुरंत तुरंत हमको चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं आज बोले जो दिल्ली से राजधानी हम पटना बना रहे हैं, और कल बोले जी नहीं पटना से दिल्ली बना रहे हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक डिसीजन बदलते रहता था। तो बलबन का ये मानना था जो नियम जो हो एकदम अच्छी तरीके से इन्फोर्स हो, और नियम जो हो जल्दी जल्दी बदले नहीं। उसके बाद फाइनेंस ऑफ स्टेट शुड बी प्रॉपरली प्लान एंड मैनेज। जो स्टेट का जो पैसा है, संपत्ति है, वो अच्छी तरीके से प्लानिंग होना चाहिए और मैनेज होना चाहिए। और 50% से ज्यादा जो एनुअल इनकम है वो खर्च नहीं होना चाहिए। 50% इनकम अपने बचा के रखना है हर साल, ताकि कल के डेट में मंगोल अटैक कर दे, कल कहीं विद्रोह हो जाए, तो हमारे पास अपना पैसा रहेगा, तब ना हम लड़ पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। तो जो भी संपत्ति है साम्राज्य की उसको अच्छी तरीके से बचाना है, और 50% से ज्यादा खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव टू कीप मर्चेंट प्रोस्पेरस एंड सेटिस्फाइड। और उसके बाद छठा पॉइंट क्या है? जो सरकार को ये चाहिए, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी दुकानदार है, व्यापारी है, वे उसको वे प्रोस्पेरस हो, सेटिल, वे खुश रहे, वे आगे बढ़े। क्योंकि अगर मर्चेंट खुश नहीं रहेगा, मर्चेंट की समृद्धि नहीं होगी, तो साम्राज्य को टैक्स कहाँ से मिलेगा, साम्राज्य में पैसा कहाँ से आएगा। तो मर्चेंट को भी खुश रखना है। सैलरीज ऑफ सोल्जर शुड बी रेगुलरली पेड। जो सिपाही है, सेना है, उस सबको रेगुलरली पैसा देना है, और उसको खुश रखना है और संतुष्ट रखना है। ऐसा नहीं अगर सैनिक ही खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं, तो सैनिक विद्रोह कर देगा। अब सैनिक विद्रोह कर देगा तो फिर शांति व्यवस्था कैसे बना के रखेंगे? चाहे भीतरी दुश्मन हो कि बाहरी दुश्मन हो, दोनों से तो हमको सैनिक ही बचाना होगा। तो सैनिक को बचाना है, खुश रखना है, बिजनेसमैन को खुश रखना है, 50% से ज्यादा खर्च नहीं करना है। उसके बाद नियम कानून जल्दी जल्दी बदलना नहीं है। खाना अर्थात भोजन जो पानी है वो सब अच्छे तरीके से हमारे साम्राज्य में है कि नहीं उसको व्यवस्थित करना है। टैक्स न कम रखना है न बहुत ज्यादा रखना है, और गरीब आदमी जो कमजोर आदमी है उसको बचाना है। ये सब इसके नियम कानून पॉलिसी इस तरीके से बनाया है। तो हम आपको अभी तक क्या क्या बता दिए, इसके क्या क्या नियम कानून थे। इसने इक्तेदारी व्यवस्था में चेंज लाने की कोशिश किया था, आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया था। बलबन जो है तुर्किश नोबिलिटी को बहुत हद तक दबा के रखने की कोशिश किया था। बलबन के कोर्ट में कोई हंस नहीं सकता था, कोई हंसी मजाक कर नहीं सकता था, सीधा करना पड़ता था, पैबोस करना पड़ता था, और ये अपने आप को धरती पर भगवान का दूसरा रूप मानता था।
और ये अपने एरिया को एक्सपेंड नहीं करना चाहता था, अपने एरिया को कंसोलिडेट करना चाहता था, अपनी शक्ति को कंसोलिडेट करना चाहता था, ताकि मंगोल से भारत को बचा सके। और इसका जब ये आया था 1266 में, इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था? जो सुल्तान की लुटी हुई प्रतिष्ठा, इज्जत को बढ़ा को पुनः स्थापित करना, और जो लूट मार दिल्ली में, अवध में फैला हुआ है, जिस लूट मार के कारण कोई भी दिल्ली का आदमी या व्यापारी सब अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा था, उस सबको शांति व्यवस्था में फिर से व्यवस्थित करना है। तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़ लिए, तो यहाँ पर देखिए, ये सब पॉइंट यहाँ पर पढ़ लिए हैं। प्रॉब्लम्स फेसिंग बलबन आफ्टर हिज एक्सेशन, कंसोलिडेशन प्रेफर टू एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन में प्रेफर किया एक्सपेंशन के अलावा। थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है? भगवान जो है धरती पर, नहीं, राजा जो है धरती पर एकदम भगवान ही होता है, ये बात साबित करने की कोशिश किया। इससे क्या हुआ? जो राजा का, जो सुल्तान का इज्जत लूट गया था बलबन के पहले, आने से पहले तक, वो राजा सुल्तान का प्रतिष्ठा लाने के लिए ये थ्योरी दिया, जो धरती पर जो राजा होता है वो भगवान का ही दूसरा रूप होता है। बलबन के कोर्ट में कोई हंसी मजाक नहीं, कोई कोई बोल नहीं सकता, एकदम खड़ा रहो, एकदम झुक के प्रणाम करो। बलबन और तुर्किश नोबिलिटी को किया। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी भी बताए, रिजम्पशन ऑफ एकता भी बताए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट भी आपको। अब लास्ट, अभी आज क्लास का जो हमको लग रहा है 1 घंटा हो गया है, तो रिवेलियन ऑफ तुगरिल एट लखनऊ, ये वाला अब जो है, जैसे किसी हिंदी फिल्म, पुरानी हिंदी फिल्म होता था ना, कहानी के बाद फाइट, अब हमारे आज की क्लास में 2 युद्ध बचा हुआ है। तो एक युद्ध आज करते हैं, एक युद्ध कल करेंगे। रिवेलियन ऑफ तुर्किल एट लखनऊ। अब इतना वो सिपाही सबको ये रखा था, इतना जो ज्ञान दे रहा था, और अब धरती पर अपने आप को भगवान बता रहा था, ये सारा ज्ञान का और इतनी शक्ति का जो इम्पोर्टेंस है, इफिशियंसी है, वो तो युद्ध में ही दिखेगा ना। जो बलबन जितना भी युद्ध किया, उस युद्ध में जीत पाया कि नहीं जीत पाया, इतना बुद्धि और इतना ज्ञान लेके जो ये आया था, तो ये सब काम आया कि नहीं आया, ये तो बलबन जो युद्ध करेगा उस युद्ध में ही दिखेगा। इसका आर्मी कितना कर्मठ है, इसका आर्मी कितना सुयोग्य है। तो सबसे पहला जो युद्ध होता है लखनौती में तुगरिल खा के विरोध में। तुगरिल खा का विरोध में जो युद्ध होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें आज की क्लास में। एक मिनट। अब ये तुगरिल खान कौन है? तुगरिल खान बलबन का ही एक स्लेव था, गुलाम था। देखिए, हम लोग अभी गुलाम गुलाम वंश 4 दिन से कर रहे हैं, गुलाम गुलाम। देखिए, भारत में जो गुलाम है का जो कॉन्सेप्ट था, ये मध्यकालीन भारत में, और यूरोप में जो गुलाम था, जो हम लोग कहते हैं ना अफ्रीकी गुलाम, तो ये गुलाम और भारत में मध्यकालीन गुलाम दो अलग अलग शब्द है, उसका एक अलग मीनिंग है। मध्यकाल में जो गुलाम बनाया जाता था, वो एक इज्जत का बात होता था, एक प्रतिष्ठा का बात होता था। हम आपको पहले भी बताया, जैसे आप लोग भी एक गुलाम बनना चाहते हैं, बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन किसके गुलाम बनना चाहते हैं? सरकार के गुलाम बनना चाहते हैं। आप किसी एक आम आदमी के गुलाम नहीं बनना चाहते, जो कोई आपके गला में पट्टा बांध के रखेगा। जैसे अरब, जैसे आपको यूरोप में होता था, जिस अफ्रीकन आदमी को ले जाता था, दिन भर काम करवाता था, मजदूर की तरह रखता था, जो ब्रिटिश सब ले जाता था प्लांटेशन में, वहां पर जो गुलाम आदमी है, आदमी, उसका स्थिति बहुत खराब होता था। लेकिन मध्यकाल में जो जिस आदमी को गुलाम बनाया जाता था, उसका स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाता था, क्योंकि उसको पढ़ाया लिखाया जाता था, उसको राजा अपने बेटा से ज्यादा अच्छी तरीके से रखता था। जैसे अभी आप सरकार के गुलाम बनिए, आप लोग की इच्छा यही है जब सरकार के गुलाम बने। आप लोग एक आईएएस ऑफिसर मतलब क्या हुआ? आप सरकार के गुलाम है, सरकार जो भी नियम कानून आपको कहेगा स्थापित करने के लिए वो कीजिएगा।
तो गुलाम मतलब ऑफिसर, एक ट्रेंड पर्सन, एक एजुकेटेड पर्सन। आज जो हम आपको कह रहे गुलाम बनिएगा, तो आप क्या बनिएगा? पहले आप एक एजुकेटेड है बनिएगा, फिर ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, ऐसे एसपी का काम होता है, ऐसे आईपीएस का काम होता है। तो गुलाम बनना मध्यकाल में इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये जो इल्तुतमिश है बहुत पैसा दे के गुलाम को खरीदता था, उसको ट्रेनिंग देता था, तो गुलाम पर बहुत काम किया जाता था। ऐसा नहीं जो गुलाम बनना इन लोग के लिए खराब बात है। जैसे आज ही आप समझ सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, जो आप लोग भी आईएएस ऑफिसर बनिएगा, आईपीएस ऑफिसर बनिएगा या वीडियो ही बनिएगा, तो आप भी इनडायरेक्टली सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, आप भी सरकार के शासन व्यवस्था को संभालना चाहते हैं। तो वैसे ही ये लोग गुलाम सब था सर, इसका ऑफिसर जिसको ट्रेनिंग दिया जाता था। तो ये तुगरिल खां जो है बलबन का गुलाम। और जब तुगरिल खां जब ये बलबन सिंहासन पर आया था 1266 ईस्वी में, तो तुगरिल खां का जो पिताजी था टाटर खां, उसका क्या नाम था? टाटर खां। वे इसको बहुत ज्यादा संपत्ति भेजा था। adopted एक सेकंड। टाटर खां जो गवर्नर था लखनौती का, ये आपको बलबन को भेजा था 63 एलिफेंट। कब भेजा था? 63 हाथी भेजा था, जब बलबन सिंहासन पर विराजमान हुआ था। लेकिन टाटर खां, जब तुगरिल खां मर गया, पहले तुगरिल खां, फिर से मैं रिपीट कर देखिए, टाटर खां जब बलबन सुल्तान बना 1266 ईस्वी में, टाटर खां जब बलबन सुल्तान बना, तो टाटर खां 63 हाथी भेजा था बलबन को पेशगी के रूप में। जैसे होता है ना, अभी भी मान लीजिए कहीं का कोई नया आदमी राजा बनेगा, जैसे मान लीजिए भी पाकिस्तान का ही कोई प्राइम मिनिस्टर नया बनेगा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उसको गुलदस्ता भेजेंगे, हो सकता है। या नहीं गुलदस्ता भेजेंगे, कम से कम ट्विटर पर कंग्रेचुलेशन तो दे ही देंगे, बधाई। तो वैसे ही जब बलबन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तो टाटर खां जो लखनौती का सुल्तान था, वो क्या किया था? अपने आप को अपन अपना कृतज्ञता दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, हम आपके साथ रह के, आपके अंदर में रह के काम करने के लिए तैयार है, तो 63 हाथी भेजा था बलबन। लेकिन टाटर खां जब मर गया, उसका बेटा तुगरिल खां जब गवर्नर बना है लखनऊ का, ये भी इसका स्लेव भी था, ये विद्रोह कर देता है। इसके विद्रोह करने के पीछे कारण क्या होता है, तो ये आपको थोड़ा सा बताते हैं, ये विद्रोह क्यों करता है। देखिए, तुगरिल खान के बारे में पढ़े। तुगरिल खान क्या कहता है, जाजनगर एक जगह है, वहां पर कैंपेन करता है और जीत जाता है। और जाजनगर में कैंपेन के बाद जो भी संपत्ति होता है, उस संपत्ति को सुल्तान को नहीं भेजता है, सुल्तान को नहीं भेजता है। हाँ, उसको क्या लगता है, सुल्तान जो है बलबन अब बहुत बूढ़ा हो गया है, और वे केवल मंगोल के अटैक से बचने के लिए दिल्ली में है, वो कभी भी लखनऊती आके हमको अटैक नहीं करेगा। तुगरिल खां का माइंड सेट है। जो तुगरिल खां पहले जाजनगर पर अटैक करता है, जाजनगर पर अटैक करके जो भी संपत्ति होता है वो सुल्तान को नहीं भेजता है। नियम क्या है, अगर ये तुगरिल खां अर्थात लखनऊती का नवाब, अवध का नवाब, या लाहौर का नवाब, मुल्तान का अगर कहीं कहीं जीतता है, कुछ भी संपत्ति अर्जित करता है, तो कहाँ भेजेगा? दिल्ली को भेजेगा। लेकिन ये तुगरिल खान नहीं भेजता, और ये अपने आप को सुल्तान मुगहुसुद्दीन का टाइटल ले लेता है, और अपने नाम से सिक्का निकलवा देता है, अपने नाम से खुतबा पढ़वाता है, और अपने नाम से सिक्का इशू करवाता है, और ये अपने आप को एक अलग सुल्तान के रूप में घोषित करने की कोशिश करता है। तुगरिल खान, तुगरिल खान। ये सब जब बलबन को पता चलता है, जो ये तुगरिल खान लखनौती में रह के हमारे हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया है, कब? 1275 ईस्वी में। तो इसको बहुत गुस्सा उठता है, 1275 ईस्वी में इसको बहुत गुस्सा उठता है। और उसके बाद ये क्या करता है बलबन,
बलबन को बहुत गुस्सा उठता है और ये अवध का जो नवाब होता है, अवध के नवाब को भेजता है, जो जाओ तुम इस तुगरिल खां को भारत के मेरे पास लेते आना। अवध का नवाब हार जाता है, नहीं जीत पाता है तुगरिल खां से। उसके बाद बलबन जो है दिल्ली का जो आर्मी है, दिल्ली का जो सेंट्रली रिक्रूटेड आर्मी है उसको भेजता है। बहादुर नाम के एक आदमी होता है, एक लीडर होता है, उसके साथ भेजता है। उसके वहां पर भी ये तुगरिल खां उसको हरा देता था, दिल्ली के आर्मी को भी हरा देता है और ये अवध के आदमी को भी, अवध का जो नवाब है उसको भी हरा देता है। जब दो बार दो जो युद्ध होता है उसमें जब ये हार जाता है और तुगरिल खां जीतता है, तो बलबन जो है 1281 6 साल के बाद, अब इसको लगा कि बहुत दिन से तुगरिल खां हमारा बात नहीं माना, अब हमको डायरेक्टली जाना होगा कहाँ पर, लखनऊ। और 1281 ईस्वी में बलबन डायरेक्टली जाता है लखनऊ और इस तुगरिल खां को मार देता है, तुगरिल खां को मार दिया जाता है। और इस तरीके से लखनऊ में ये अपना बलबन छोटा बेटा को यहाँ पर अब यहाँ का इक्तेदार बनाएगा, जिसका नाम होगा क्या, बुगरा खान, महमूद बुगरा, बुगरा खान। तो आपको यहाँ पर एक चीज देखना है, जो 1275 से 1281 6 साल लग गया इसके आर्मी को इस लखनऊ पर विजय प्राप्त करने में। तो ये दिखाता है जिसका बलबन का जो आर्मी है, बलबन का आर्मी बहुत ज्यादा मजबूत आर्मी नहीं था। अगर इसका आर्मी मजबूत रहता तो बलबन को खुद जाके फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ता, इसको 6 साल नहीं लग जाता इस तुगरिल खां पर विजय प्राप्त करने में। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। कल जो है इसी से आगे हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ की कहीं आगे, और कल के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग जो कुछ भी सुन रहे हैं इस क्लास को, अगर यूट्यूब पे अभी तक के अंतिम तक क्लास के हैं तो जरूर क्लास को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट भी जरूर लिखिए, ताकि ये चैनल जो है ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का प्रचार प्रसार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और हम अच्छे अच्छे वीडियो जो है और डिटेल्ड वीडियो और इस पे बना, ताकि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा आदमी यहाँ पर आएगा, हम लोग जो जूम पे या गूगल मीट पे जो डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आदमी पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, वो आप सब लोगों को अच्छा लगेगा, सब लोगों का अच्छा से रिवीजन होगा। तो आप लोग भी इस चैनल को अच्छे से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए और डेली अटेंड करने की कोशिश कीजिए। आपको टाइमिंग जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा, तो उसके लिए आप लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं कैसे क्लास को ज्वाइन करना है। चलिए, थैंक यू।